नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। एक कॉरिडोर बना है, मोर्ग कॉरिडोर। यह जंग के बीच में ही मोर्ग कॉरिडोर बनाया गया, जिसका नक्शा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात ना करें तो इतना आप समझ सकते हैं कि लगभग पूरी गाजा पट्टी को यह दो हिस्सों में बांट देता है। 300 मीटर चौड़ा यह कॉरिडोर है। यह बनवाया इसलिए गया था कि साउथ गजा से हमास के लोग इस तरफ आकर और इजराइल में कोई हमला कर ही ना सकें, इजराइल के अंदर किसी भी तरह से घुस ही ना सकें। हालांकि जब ईरान और इजराइल में अपने देश में बैठे बैठे बिना किसी आर्मी मूवमेंट के जंग हो सकती है, तो कॉरिडोर से जंग कितनी रुकेगी वो आप जानते हैं। यह कॉरिडोर दरअसल बनाया गया है गजा के ऊपर और ज्यादा कब्जा करने का। इस कॉरिडोर में आईडीएफ के सिपाही हैं, उन्होंने अपने कैंप बनाए हैं और गजा को दो हिस्सों में बांट दिया है, यानी आधा इधर और आधा उधर। अब आप सोचिए, गजा की जहां बाउंड्री लगती है वहां तो इजराइल की सेना पहले से है, गजा के बीच में इजराइल की सेना है और गजा के आखिर में जहां इजिप्ट से उसकी बाउंड्री लगती है वहां इजिप्ट की सेना है। तो गजा को बिल्कुल कस के भर लेने के बाद भी बीचों बीच ये कॉरिडोर बनाया, जिसका नाम दिया गया मोर्ग कॉरिडोर। और ये नेतन्याहू ने ही इसी साल 2024-25 में ही बनवाया है। अब विवाद इस बात पे है कि हमास ये कह रहा है कि मोर्ग कॉरिडोर से आपको हर हाल में सेना हटानी पड़ेगी। इजराइल यहां से सेना हटाने को तैयार नहीं है। अगर मोर्ग कॉरिडोर से सेना नहीं हटती है तो फिर सीज फायर का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। गजा के बीचों बीच 300 मीटर की चौड़ाई वाले इस कॉरिडोर में अगर लगातार आईडीएफ के सैनिक रहेंगे तो वो कभी भी दाएं बाएं कहीं भी कैसा भी हमला कर सकते हैं। उनका व्यवहार कैसा है और शांतिपूर्ण समय में भी वो क्या व्यवहार करते हैं, जब अमन होता है, जब जंग नहीं चल रही होती है, तो भी आईडीएफ के सैनिक फलस्तीनियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा सलूक करते हैं, यह किसी को समझना हो तो वेस्ट बैंक के बारे में कायदे से समझ सकता है। वैसे वेस्ट बैंक पर मुझे एक और बात याद आई। मैं सुबह पढ़ रहा था कि महमूद अब्बास साहब जो पीए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लीडर हैं, क्या लीडर हैं? जिस जगह के लीडर हैं वहां का टैक्स का पैसा उनके पास नहीं जाता। जिस जगह के लीडर हैं वहां उनकी कुछ चलती नहीं, वो पूरी तरह से इजराइल के हाथ में है, एक तरह से सरेंडर किया हुआ है उन्होंने। वो अमेरिका से कह रहे हैं कि गजा पर जो कुछ बातचीत हो रही है उसमें मुझे भी शामिल किया जाए। उनको लगता है कि पीए को गजा अगर सौंप दिया जाए तो जो विदेशों के बैंकों में उनका सब फल फूल रहा है वो थोड़ा और फल फूलने लगेगा। वेस्ट बैंक के अंदर किस तरह का प्रशासन उन्होंने किया है ये सब लोग जानते हैं। किस तरह से इजराइल और अमेरिका के सामने 90 डिग्री पर वो झुके रहे हैं ये भी सब लोग जानते हैं। सारी दुनिया में वो अपने राजदूत भेज देते हैं, वो राजदूत रहते हैं, अच्छा खासा सब चलता रहता है। लेकिन फलस्तीन की आज़ादी की लड़ाई अब अब्बास साहब भूल चुके हैं और इसीलिए अब्बास साहब को गजा में कम से कम कहीं कोई सपोर्ट नहीं है। वेस्ट बैंक में भी कोई खास सपोर्ट उनको है नहीं। यासर अराफात का जो ट्रेडिशन था वो छोड़ चुके हैं पूरी तरह से और किसी तरह से गजा में भी अपना हिस्सा चाहते हैं। तो गजा में सीज फायर होगा, नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कैसा होगा, ये अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अगर मोर्ग कॉरिडोर से सेना हटाने के लिए इजराइल तैयार नहीं होगा तो हमास किसी तरह का भी समझौता करेगा। लेकिन एक बात है कि भाई जिस तरह से लगातार गजा में लोग मारे जा रहे हैं, गजा में इस जंग से लोग परेशान हैं। अभी आज की खबर है कि 23 लोगों को मार दिया गया, जिसमें 8 बच्चे थे। जिस समय सीज फायर की बात चल रही है उस समय भी बच्चों को मारा जाना बंद नहीं किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं नीयत क्या है सीज फायर के पीछे। किसी तरह से जो बचे खुचे होस्टेजेस हैं उनको वापस ले लेना चाहते हैं। इससे ज्यादा गजा की फिक्र ना अमेरिका को है और ना इजराइल को है, और अमेरिका इजराइल छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा फिक्र कोई खास अरब मुल्कों को भी नहीं है। हालांकि अरब मुल्क ये जानते हैं, एक पत्रकार हैं सऊदी अरबिया की जो रहती यूएई में है, वो गई हुई थी इजराइल, उनकी खबर छपी है जिसमें उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं हो सकती। लेकिन मसला फलस्तीन को हल कराने के पीछे कोई प्रेशर लगाएगा या कोई अपनी तरफ से कुछ करेगा, इसकी उम्मीद पिछले साल 1.5 साल में जब से ये जंग या फिर आप ये कहें कि जब से ये जेनोसाइड चल रहा है तब से लगातार और ज्यादा धुंधली होती गई है। जो इतिहास जानते हैं वो तो जानते हैं कि 70 साल में अरब मुल्कों ने क्या किया है फलस्तीन के लिए। इन सब के बीच एक मजेदार खबर यह है कि इस जेनोसाइड को जेनोसाइड कहने के लिए
और ये जेनोसाइड करने के लिए इजराइल और अमेरिका की लानत मलामत मजम्मत करने वाली यूएन की स्पेशल जो रैपर्टर हैं फ्रेंचेस्का एल्बनीज, उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन किया है। कल रूबियो का लंबा चौड़ा ट्वीट आया कि फ्रेंचेस्का एल्बनीज को हम सैंक्शन कर रहे हैं। सैंक्शन कर दीजिए, फ्रेंचेस्का एल्बनीज आपके सैंक्शन से डरने वाली नहीं है। जिनको आईसीसी की तरफ से सजा होनी चाहिए, जेल मिलनी चाहिए, उनको नोबेल प्राइज मिल रहा है और उनको नोबेल प्राइज देने का रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। लेकिन जो गजा के बच्चों की आवाज लगातार उठा रहा है, जो ये बता रहा है कि गजा के अंदर हालात किस कदर खराब हो गए हैं, यूएन की तमाम सारी रिपोर्ट्स, तमाम सारे बयानात हैं, उसको इजराइल और अमेरिका की मजम्मत करने के लिए आप सैंक्शन कर रहे हैं। आप दरअसल दुनिया को बता रहे हैं कि आप इंसानी तौर पर कितना गिर चुके हैं। एक ट्रायंगल बना है टर्की, अजरबैजान और इजराइल का। ये ईरान के 3 कोनों पर हैं और इन तीनों के बीच में गजब की दोस्ती है, गजब का कोऑर्डिनेशन है। जिस समय जंग चल रही थी, रेड सी को रोका हुआ था, हूथी ने अभी भी रोका हुआ है, तो तेल की सारी सप्लाई इजराइल को कहां से जा रही थी? अजरबैजान से जा रही थी। अजरबैजान बदले में हथियार ले रहा है इजराइल से और लगातार तेल की सप्लाई कर रहा है इजराइल को। यहां तक कहा गया कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें अजरबैजान ने अपना स्पेस अवेलेबल कराया है। हालांकि इस बात से अजरबैजान ने इनकार कर दिया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि उस जगह को इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, रशिया के खिलाफ भी अजरबैजान ने, आप ये कह सकते हैं, मुहिम छेड़ी हुई है। स्पुतनिक के कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद बहुत सारा तमाशा हुआ और बहुत साफ साफ अजरबैजान जो है अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठने के लिए परेशान है। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उनसे बड़ा खिलाड़ी शायद ही दुनिया में कोई हो। बातें वो करेंगे फलस्तीन की, इजराइल के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक कहेंगे नेतन्याहू को, लेकिन उनके जो तिजारती रिश्ते हैं इजराइल के साथ वो लगातार बने रहेंगे। वो लगातार इजराइल को पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे। इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर सीरिया में सरकार गिराएंगे और आईएसआईएस के अल जोलानी को, जो एचटीएस से जुड़ा हुआ था, उसको सीरिया का राष्ट्रपति बना देंगे। उसके बाद ट्रंप जो हैं एचटीएस को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से हटा देंगे। इन तीनों के बीच में एक रिश्ता बन रहा है और तीनों का कोई कॉमन दुश्मन है, तो वो है ईरान। और एक खेल चल रहा है जिसको देखकर यह लगता है कि भविष्य में ईरान के ऊपर इन तीनों जगहों से एक साथ हमला हो सकता है। दरअसल टर्की अपने पागलपन में ईरान के ऊपर हमला कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको भी पता होगा, जो यहां बैठ के हम लोगों को पता है, कि इजराइल के अंदर वहां के सबसे मशहूर अखबारों में एडिटोरियल छपते हैं कि मिडिल ईस्ट की पीस के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? एर्दोगान है। कई बार यह आ चुका है कि एर्दोगान सबसे बड़ा खतरा है, एर्दोगान दुश्मन है, और यह तय मानिए कि एक बार अगर ईरान निपट गया तो उसके बाद इजराइल का अगला निशाना जो होगा वो टर्की होगा। वो टर्की को कमजोर करना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा। ठीक है, एर्दोगान साहब जो हैं वो नाटो के मेंबर हैं, टर्की नाटो का मेंबर है, ट्रंप उनको पसंद करते हैं, लेकिन जिस दिन इजराइल से दुश्मनी हो जाएगी उस दिन अमेरिका में ट्रंप रहे चाहे कोई और रहे, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ खड़ा होगा, टर्की के साथ खड़ा नहीं होगा। ये एक ऐसा गणित है, ऐसा समीकरण है जो शायद टर्की समझता भी है, लेकिन उसके बावजूद ईरान से अपनी जो दुश्मनी है उसके चलते इजराइल के साथ सामने से ना सही पीछे से खड़ा होता है। जो लोग उम्मा और उम्मत की बात करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि टर्की और अजरबैजान दोनों मुस्लिम देश हैं और ईरान भी मुस्लिम देश है, जबकि इजराइल जो है वो ज़ायनिस्ट देश है। मैंने जानबूझ के यहूदी नहीं कहा क्योंकि यहूदियों में भी बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन इजराइल के ऊपर जो कब्जा है वो ज़ायनिस्ट लोगों का है, जो इस्लाम और ईसाइयत दोनों को अपना दुश्मन मानते हैं।